क्लास 6 टू 10th में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में लेक्चर में आज के जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से इस वीडियो में इस चैनल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। पहले जो 2 वीडियोस मैंने डाली थी उसमें भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था दैट द चैनल इज़ फॉर क्लास 6 टू 10 स्टूडेंट्स। तो ये जो चैनल है हमारा क्लास 6 टू 10th, इसका नाम भी क्लास 6 टू 10th इसीलिए रखा है क्योंकि स्पेसिफिकली जो क्लास 6 से लेकर 10वीं क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं हमारे उनके लिए बनाया गया है, बट कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। पर ये चैनल जो है अदर जो और भी बच्चे हैं अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम हो उनका जिसमें उनको एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मैथ्स या फिर साइंस या फिर आप कह सकते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब स्टूडेंट्स भी आ करके हमारी वीडियोस का एक आप हेल्प ले सकते हैं। एवरी सब्जेक्ट विल बी कवर्ड। तो जो 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की क्लास 6 से लेकर के 10वीं क्लास तक के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। वीडियोस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो जितनी भी वीडियो आएंगी अब मैं स्पेसिफिकली कुछ वीडियोज इस तरह से बनाऊंगा कि आपके एग्जाम में वो हेल्प कर सकेंगी। ठीक है, जो हमारे 6ठी क्लास 7th क्लास 8th क्लास जितने भी एग्जाम होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियोस बनाएंगे। होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमारा जो मेन एम है, जो मिशन है मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, वो ये है कि आप लोगों की जो स्टडीज़ है वो होलिस्टिक हो। दैट मीन्स कि मैं सिर्फ आप कह सकते हैं कि किताबी नॉलेज के ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा कि सिर्फ क्लास 6 के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ 7th क्लास। मैं अलग से वीडियोस भी बनाता रहूँगा ताकि आपकी होलिस्टिक ग्रोथ हो। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप हो, और आप जब 10वीं क्लास तक आएँ या फिर आप जब निकलें इस सब प्रोसेस से, तो आप कह सकते हैं कि आपको किताबी नॉलेज बुकिश नॉलेज तो हो ही हो, उससे अलग भी आप कॉन्फिडेंस फील कर सकें और आप कह सकते हैं कि आपकी एक डेवलपमेंट हो ऑल अराउंड। तो हम होलिस्टिक अप्रोच को लेके चलेंगे, ना कि सिर्फ किताबी नॉलेज से। ठीक है जी, तो चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए जी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर की जो हेडिंग है वो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग्स टू ग्रोविंग फूड। इसका मतलब कि जो पहले लोग रहते थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे और उसके बाद वो फूड ग्रो करने लग गए। ठीक है, अपना भोजन खुद उगाने लग गए। तो ये जो प्रोसेस थी फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं तुषार ट्रेन जर्नी। तो तुषार की कोई रेलगाड़ी की कोई जर्नी थी, कोई यात्रा थी, उसके बारे में बताया गया है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तो तुषार जो था वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, अपने कजन की कोई शादी थी उसमें। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो शीट हिज नोज क्लैट टू द ग्लास पेन। तो क्या हुआ कि उसने कुछ जुगाड़ करके जो खिड़की साइड थी वहाँ पे वो बैठ गया और वो खिड़की के बाहर देख रहा था चीज़ों को। एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड शेड। तो वो पेड़ों को बाहर देख रहा था कि पेड़ कैसे मूव कर रहे हैं जब वो ट्रेन में बैठा था। डू यू नो द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। तो उसके अंकल ने क्या किया कि उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन हैं, रेलगाड़ियां हैं, वो 150 साल पहले शुरू हुई थी, चलना शुरू हुई थी। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज ए फ्यू डिकेड्स लेटर। और कुछ सालों के बाद लोगों ने बसेज का भी यूज करना शुरू कर दिया। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बोर्न। तो तुषार ने सोचा कि जब ये चीज़ें नहीं थी, मतलब रेलगाड़ियाँ, बसेज, आप कह सकते हैं कि और भी व्हीकल्स जितने भी मोटरसाइकिल साइकिल, तो क्या लोग जहाँ पे पैदा हुए थे वहीं पे रहते थे? क्या वो इधर उधर नहीं जाते थे? नोट क्वाइट, शायद नहीं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो ये हमारी हेडलाइन है कि तो सबसे पहले जो लोग थे वो इधर से उधर क्यों जा रहे थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कंटिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम जानते हैं कि लोग सब कंटिनेंट में कम से कम 2 मिलियन ईयर्स अगो रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। टुडे वी डिस्क्राइब दम एज हंटर गैदरर्स।
और आज हमें उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं। जो लोग आप कह सकते हैं हंटर्स कौन होते हैं, जो जंगली जानवरों का हंट करते हैं, उन्हें मारते हैं, ठीक है, और यहाँ वहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मतलब जंगलों से पेड़ों से उन्हें खाना मिल गया, उन्हें कहते हैं हंटर गैदरर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। तो ये जो नाम है हंटर गैदरर्स, ये कहाँ से आया? ये उस जगह से आया जिस तरह से वो अपना जो भोजन था वो प्राप्त करते थे। मतलब जब आप कह सकते हैं कि पशुओं को जो मारते थे, जंगली जानवरों को मारते थे, और इधर उधर से पेड़ों से या फिर जंगलों से अपना भोजन जिस तरह से वो प्राप्त करते थे, इसलिए उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं। फार्मर को फार्मर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि वो फसल उगाते, इसलिए उन्हें फार्मर्स कहते हैं। तो हंटर गैदरर्स का मतलब भी यही होगा, जिस तरह से वो अपना फूड लेते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कोट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स। तो ज़्यादातर क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे और फिशेस पकड़ते थे, मतलब मच्छी पालन करते थे, और पेड़ों से फ्रूट्स लेते थे, फल फ्रूट लेते थे, ठीक है जी। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। जो हंटर गैदरर्स थे, जो वो इधर से उधर जाते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक, और इसके कई कारण हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स। पहला कारण ये है कि अगर वो एक ही जगह पे रहते ज़्यादा देर तक, तो वहाँ के जो जितने भी रिसोर्सेज थे, जितनी भी चीज़ें थे, उनको खा चुके होते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान एक जगह ही पे रह रहा है, एक घर पे रह रहा है, और वो कुछ कमा नहीं रहा है, सिर्फ बैठा है घर पे, तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे घर पे, जो जितनी भी चीज़ें होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको सबको खा जाएगा। इसका मतलब अगर वो वहीं पे रहते तो सब कुछ वो नष्ट कर चुके होते, खा चुके होते। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए उन्हें जगह जगह दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था अपने भोजन की सर्च करने के लिए। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर, वाइल्ड कैटल। और दूसरी जगह से मतलब जो दूसरे जानवर भी थे ना, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसके चलते? जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई जंगली जानवर है, तो वो डियर किसी भेड़ के चक्कर में, या फिर आप कह सकते हिरन के सर्च में, वो जंगली जानवर भी इधर से उधर मूव करते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो पेड़ पौधों के चलते, तो उन्हें, क्योंकि उन्हें भी तो भोजन चाहिए जंगली जानवरों को, इसलिए वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते थे। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इसीलिए जो उनको हंट करते थे, दैट मीन्स हंटर और गैदर्स, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था जंगली जानवरों के साथ साथ, ठीक है। पहला ये कि अगर वो एक जगह पे रहते तो वो सब कुछ चट कर चुके होते, सब कुछ खा चुके होते, इसलिए उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। और दूसरा, जिन जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे, वो भी दूसरे जंगली जानवरों को ढूंढते ढूंढते दूसरी जगह जाते थे, और उन्हीं के पीछे पीछे हंटर्स और गैदरर्स वो भी जाते थे। ओके जी, चलिए दूसरे आप कहते हैं पेज पे चलते हैं। तो आगे है थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्पेसिफिक सीजन में ही आके आपको क्या है, फल देते हैं। तो लोग इधर से उधर इसलिए भी जाते थे क्योंकि जब सीजन बदलता था तो पेड़ पौधे भी तभी फ्रूट देते थे, तब भी उनका ये कारण भी था कि वो इसलिए भी इधर से उधर मूव करते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड इन लेक्स, streams and river. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season. तो हम जानते हैं कि चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, सभी को पानी की जरूरत होती है। ये एक बेसिक नीड है। तो क्योंकि कुछ नदियां पूरे साल बहती हैं, पानी होता है उनके अंदर, और कुछ नदियां क्या होती हैं, सीजनल होती हैं। जब बारिश का वक्त आता है तभी उनमें पानी आता है। तो जो लोग जिन नदियों मतलब सीजनल होती थी, कभी कभी पानी होता था, उन नदियों के जो किनारों पे जो लोग रहते थे, उनको इधर से उधर मूव करना पड़ता था पानी के सर्च में। तो ये भी एक कारण हो गया। फोर्थ जो रीजन है वो यही है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं? सो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. इट इज लाइकली दैट people made and used tools of stones, wood and bones, of which stones tools have survived best. तो हमने पिछली बार भी देखा था कि आपको जो क्या होता था कि आर्कोलॉजिस्ट हैं वो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास्ट में होती हैं, और जब वो फाइंड आउट करते हैं तो उनसे ये मालूम होता है कि जो चीज़ें स्टोन यानी पत्थर से जो बनी हुई होती थी, वो ज़्यादा समय तक सस्टेन करती हैं, रहती हैं।
एज कम्पेयर टू, उनके मुकाबले जो चीजें आप कह सकते हैं कि वुडी, लकड़ी से बनी हुई होती थी। ठीक है जी। सम ऑफ these stones tools were used to cut meat and bones, scrape bark from trees and hides animal skin, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears or arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाले हमें मिले हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं, ये कई तरह से उपयोग किए जाते थे उन लोगों के द्वारा। मतलब आप कह सकते हैं जो फलों को काटने के लिए, या फिर पेड़ों को काटने के लिए, या फिर इनको यूज किया जाता था हंट करने के लिए। जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, जो जंगली जानवर होते थे, भाला बनाया जाता था उसका और फेंका जाता था ताकि जंगली जानवर मर सके और फिर उनका मांस खाया जाता था। तो इन सब चीजों का उपयोग इन सब चीजों के लिए होता था। ठीक है जी। ओके। द नेक्स्ट इज चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। एक ऐसी जगह ढूंढना जहां पे हम मतलब रह सकते हैं। लुक एट मैप 2 बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट फ्रॉम विच archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on map. Many sites were located near source of water such as river and lakes. तो देखिए, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले लोग कहाँ पे रहना शुरू किया था उन्होंने। चैप्टर नंबर 1 में भी यही बात आई थी। ठीक है, इंडस रिवर का जिक्र हुआ था, गंगा रिवर का जिक्र हुआ था। तो हमने देखा कि लोग सबसे पहले वहां पे रहना पसंद करते थे जहां पर उन्हें पानी मिलता था, क्योंकि जो बेसिक नीड है वो वाटर ही है, तो पानी ही है। तो सबसे पहले लोग कहाँ पे रहते थे? नदियों के किनारे। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, जो त्रिकोण है, जो रेड कलर में है मैप में, तो ये वो जगह है जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को क्या हुआ, चीजें मिली हैं हंटर गैदरर्स की। ठीक है, एविडेंसेस मिले हैं। तो सबसे पहले यहीं पर है, और इनके आसपास हम देखते हैं कि रिवर्स है, नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, स्टोन टूल as stone tools were important, people tried to find places where good quality of stone was easily available. क्योंकि उस समय पे जो पत्थरों से जो चीजें बनती थी, जो टूल्स बनते थे, भाले या फिर और भी हथियार, तो वो जरूरी थे उस समय पे। तो लोग वहां पे रहना ज्यादा प्रेफर करते थे जहां पे अच्छी क्वालिटी का आप कह सकते हैं स्टोन मिल सके। ठीक है, एक रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। ओके, ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर। Okay, many of caves in which these early people lived have painting on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. तो हम देख सकते हैं कि हमें जो गुफाएं होती थी उस समय पे, जो लोग रहते थे गुफाओं में, तो वो क्या करते थे, पत्थरों पे जो दीवारें होती थी गुफाओं की, उस पे पेंटिंग्स बनाते थे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है, आप हंटर गैदर्स, तो ये डियर है या फिर कोई जानवर उसके पीछे भाग रहा है। तो हम देख सकते हैं कि उस समय पे लोग क्या करते थे, इन सब पेंटिंग्स की वजह से पता कर सकते हैं कि वो कैसे रहते थे या फिर वो उस समय पे क्या करते थे। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। आग के बारे में जानना। फाइंड दी कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। तो जो हमारा मैप 2 है पेज नंबर 13 पे, वहां पे जाइए और कुरनूल जो जगह है वो देखिए। ट्रेसेज ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। क्यों देखना है? क्योंकि यहाँ पे जो हमें जो राख है, जो राख मिली है यहाँ पे, जो आग जल के जो उसका जो अवशेष बच जाता है पीछे, उसको बोलते हैं एसिस, एस दैट इज मतलब राख। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो हमें ये दर्शाती है कि उस समय पे भी लोग फायर, आग से वाकिफ थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स सच एज सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। तो उस समय पे हम कह सकते हैं जो आग है वो किस किस काम में आई होगी। वो आई होगी लाइट के सोर्स में, एक आग के सोर्स में, जंगली जानवरों को दूर भगाने में, और उस समय में जो मांस था, जो मीट था, उसको पकाने के लिए। ठीक है जी, आगे चल। तो आगे है ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब जो कंडीशंस थी हमारी धरती पे, जो इन्वायरमेंट था, जो प्रकृति थी, उसमें कुछ चेंजेस आने लगे, कुछ परिवर्तन आने लगे। अराउंड 12,000 ईयर्स को देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with a shift to relatively warm condition. In many areas, this led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on the goats. तो हुआ क्या कि 12,000 साल पहले अचानक से धरती का जो प्रकृति में क्या हुआ, अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गया, और उससे क्या हुआ कि गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लगी। और इससे क्या हुआ, जगह जगह पे हमारे कंटिनेंट में ग्रासेस उगने लग गए, मतलब घास फूस उगने लग गया। और उस घास फूस उगने के चलते क्या हुआ, जो जानवर
घास फूस पे ज़्यादा रहते थे, या फिर उनको खाते थे, कार्निवर्स जो थे, जैसे कि गोट, शिप, कैटल और डियर, उनकी संख्या भी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगी। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became. तो क्या हुआ कि जो लोग मतलब उस टाइम पे जो हंटर गैदर्स थे, जो हंट करते थे इन एनिमल्स को, वो उनको फॉलो करने लग गए और उनको देखने लग गए कि इनकी हैबिट्स क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, मतलब ये किस तरह से खाना खाते हैं, कब मतलब इनका कोई सीजन आता है, ब्रीडिंग सीजन आता है। तो ये चलते चलते वो सीख गए ये चीजें। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको पाला जाए, ना कि इनको मारा जाए। इसी इसी के चलते लोग क्या हुए, एक हर्डर्स बन गए, मतलब हर्डिंग करने लगे, इन जानवरों को वो पालने लग गए। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब जो फार्मिंग थी, किसानी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और हर्डिंग जो इन लोगों को जो इन जानवरों को पालते थे जैसे कि शीप और गोट, वो कैसे शुरुआत हुई। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent. Man, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. Okay, this may have led them to think about growing plants on their own. In this way people became farmers. तो क्या हुआ कि इसी समय पे जो हमारी गेहूं है या फिर चावल है, ये नेचुरली ग्रो करने लग गया जगह जगह पे। तो लोगों ने पहले इनको देखा कि कैसे ग्रो करती हैं और किस समय पे ये पकती हैं, तो और इनको इकट्ठा किया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद ही इनको ग्रो करें, इनको उगाएं। तो इसी चक्कर में चलते वो क्या हुए, फार्मर बन गए, किसान बन गए। पहले उन्होंने चीजों को देखा कि कैसे उगते हैं, कैसे बीज बोया जाता है और किस समय पे ये रिप होते हैं, मतलब फसल पकती है। तो फिर उन्होंने खुद ही इनको उगाना शुरू कर दिया। पीपल कुड ऑल्सो attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near to camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. तो उस समय पे लोग देखने लग गए कि कितने कौन से जानवर वो हैं, जेंटल है, मतलब आराम से रहते हैं, घास फूस पे रहते हैं। तो क्या क्या कि इन्होंने जो कैटल्स थी या फिर गोट्स थे, भेड़ बकरी जितनी भी थी, इन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया और ये घास पे ही जीवित रहते थे, मोस्टली घास खाते थे, तो इनको कुछ इनसे परेशानी भी नहीं थी। ठीक है। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। और ये इनको प्रोटेक्ट भी करते थे। ठीक है, जो अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं जो इनको खा सकते हैं, लाइक शेर, लायन और टाइगर्स और जो अदर हैं, तो क्योंकि ये जानवर जेंटल थे तो इनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी था, इसलिए वो हर्डर बन गए। ठीक है जी, तो फार्मर और हर्डर इस तरह से वो बने। नेक्स्ट है ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक जीने का नया तरीका। इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ्स and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तो ये एक जीने का नया तरीका शुरू हो गया उस टाइम पे। क्या हो गया, आप अगर आप नोटिस करें, अगर आप गांव में कभी जाएं या फिर पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले बीज उगाया जाता है, तो वो काफी टाइम लेता है। ठीक है, पहले छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा होता है, फिर उस पे आप कह सकते हैं फल आता है, और तब जाके आप कुछ समय बाद वो फल पकता है। तो इसी तरह से लोगों ने भी अपनी एक दिनचर्या ये बना लिया, एक हैबिट बना ली कि पहले लोग उगाते थे बीज को, फिर उनको उनकी रखवाली भी करते थे, उनको प्रोटेक्ट भी करते थे बर्ड से, एनिमल से। तो एक ये न्यू वे ऑफ लाइफ हो गया, मतलब जीने का एक नया तरीका हो गया उनका। पहले तो लोग क्या करते थे कि हंटर गैदर्स थे, जंगली जानवरों को मारते थे, लेकिन अब वो किसान बन गए हैं, अब वो हर्डर्स बन गए हैं, अब वो एक जगह पे रहने लग गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक पिक्चर आप देखिए, वेज इन विच ग्रेन्स वॉज यूज। तो किस किस तरीके में जो ग्रेन्स वो यूज होती थी, एज ए सीड, एज ए फूड, एज ए गिफ्ट, स्टोर्ड फॉर फूड। तो एक बीज के तरीके से हम उनको कह सकते हैं, रख सकते थे फूड, एक खाने की तरह, गिफ्ट दे सकते थे किसी को, और आगे आने वाले समय के लिए उनको बचा भी सकते थे। सो आगे चलते हैं। एज ग्रेन्स हैज टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स। तो जो ग्रेन्स होते थे वो दो काम के लिए
आप कह सकते हैं यूजफुल थे। एक तो आगे जाके सीड्स के उपयोग में आ सकते थे, मतलब बीज के उपयोग में, और दूसरा फूड के लिए, भोजन के लिए। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, तो लोगों को सोचना पड़ता था कि इसको कैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि वो आगे काम आ सके। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो उन्होंने क्या क्या कुछ आप कह सकते हैं पोट्स बनाने, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, ऐसे जार्स बनाने शुरू कर दिए जिसके अंदर वो उसको रख सकते थे, ताकि आगे वो भविष्य में काम आ सके एज ए शीट्स। और धरती के अंदर भी गड्ढे वगैरह करके उसके अंदर रखना उन्होंने शुरू कर दिया। स्टोरिंग एनिमल्स, तो जो जानवर थे उनको कैसे स्टोर करके रखा जाए एक जगह पे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरली जो जानवर वो बढ़ते हैं, उनकी आबादी बढ़ती है, और अगर उनको अच्छे से रखिए हम, तो हमें एक अच्छा हम कह सकते हैं फूड मिल सकता है, भोजन मिल सकता है इन द सोर्स ऑफ, कि वो दूध देते हैं, हमें मीट मिल सकता है वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। तो जो जानवर आप पाल सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो आगे जाके भविष्य में आपके काम भी आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, तो सबसे पहले जो फार्मर किसान हुए और हर्डर्स हुए उनके बारे में जानते हैं हम। टर्न ऑन मैप 2, तो मैप 2 पे जाइए आप, पेज नंबर 13 पे है। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, ईच मार्क ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स हर्डर्स। तो आप जाइए पेज नंबर 13 पे, जो मैप 2 है उसमें देखिए, जो स्क्वेयर है जो ब्लू कलर में, नीले रंग में जो स्क्वेयर दिखेगा आपको, वहां पे आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे सबसे पहले फार्मिंग हुई, या फिर यहाँ पे सबसे पहले हर्डिंग हुई, जानवरों को पाला जाता था और यहाँ पे फार्मर्स होते थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, तो ये पूरे कंटिनेंट में छाए हुए थे। सम ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, तो सबसे जरूरी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है और कश्मीर में है। एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में और ईस्ट में। टू फाइंड आउट वेदर दीर साइड्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, ये जानने के लिए कि ये जो शहर्स हैं वो किसान और हर्डर्स के लिए थी। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पेड़ पौधे हैं उनको पढ़ा, उनके बारे में जाना। फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन्स, तो ये जो फाइंडिंग उन्होंने की आर्कियोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने, उसमें जले हुए आप कह सकते हैं कि कुछ पेड़ पौधे मिले या फिर खाने की वस्तुएं मिले। इससे देयर में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज, तो हो सकता है कि ये जानबूझ के भी जलाए गए हों या फिर एक्सीडेंटली अपने आप भी जल गए हों, कोई भी रीजन हो सकता है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट ए नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये जो क्रॉप्स, ये जो बचे हमें अवशेष मिले हैं, या आप कह सकते हैं राख या फिर ग्रेन्स के जो पार्ट हैं, इससे हमें पता चलता है कि उस समय पे भी क्रॉप्स उगाई जाती थी और काफ़ी मात्रा में तरह तरह की क्रॉप्स उगाई जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो वो जो तरह तरह के जानवर हैं उनके बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया, ताकि हमें पता लग सके कि उस समय पे किस तरह के जानवर वो लोग पालते थे और कब तक पालते थे, कितने पुराने जमाने की बात है ये। ठीक है जी। टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, एक जीने का नया तरीका, सेटल हो जाना, कहीं पे ठहर जाना। टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, ठहर के जीने का तरीका। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, तो जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने ट्रेसेस मिले हैं, मतलब उनको अवशेष मिले हैं हट्स और हाउसेज के, मतलब घरों के कई साइट्स पे। फॉर इंस्टेंस इन बरजाहोम, ओके, प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड, तो लोगों ने क्या हुआ, पिट हाउसेज बनाए थे विच वर डग इनटू द ग्राउंड, तो ग्राउंड में जो आप कह सकते हैं कि खड्डा एक खोद के धरती में, वहां पे उन्होंने घर बनाए हुए थे। विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और उन्होंने क्या हुआ, पैड़ियां बनाई हुई थी ताकि उस घर में जा सके नीचे। ठीक है जी। तो एक जमीन का एरिया आप खोद के उसके अंदर आप जब घर बनाते हैं उसको बोलते हैं पिट हाउसेज, और उन्होंने क्या हुआ, सीढ़ियां लगाई हुई थी ताकि हम उस घर के अंदर जा सकें। दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, तो ये जो घर थे शायद इन्होंने शेल्टर दी उस टाइम पे जो कोल्ड वेदर था, जब सर्दियों का मौसम था। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी क्या हुआ, फाइंडिंग हुई कि इनके घर के बाहर और अंदर आप कह सकते हैं कि एक हवन टाइप से, मतलब हर कुकिंग जहाँ पे आप भोजन बनाते हैं, आप कहते हैं चूल्हे वगैरह होता है,
तो वो मिले। तो इससे पता चलता है कि सर्दियों और गर्मियों में दोनों टाइम पे वो खाना अंदर और बाहर बनाते थे। जब गर्मियाँ होती थी तो आप कह सकते हैं कि खाना अंदर इतने अच्छे से नहीं बनता, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो बाहर वाले उस पर आप कह सकते हैं चूल्हे पे वहाँ पे वो खाना बनाते थे, और जब सर्दियाँ हो जाती थी तब वो उसके अंदर थे। तो ये दोनों चीज़ें उनको मिली हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे लोग इतनी आप कह सकते हैं थिंकिंग रखते थे। ड्रॉ ए पिट हाउस, तो आप ये एक आप कह सकते हैं अब ड्रॉ कीजिए एक पिट हाउस। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड्स एज वेल। तो जो टूल्स कह सकते हैं आप, स्टोन पत्थर से बने हुए आप कह सकते हैं हथियार मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। तो पहले के जो आप कह सकते हैं टूल्स हैं उनसे डिफरेंट है ये। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। तो इसलिए इनको न्यूलिथिक कहते हैं। एक होते पैलियोलिथिक, एक न्यूलिथिक में। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन्स, न्यू से, न्यू मीन्स न्यू। These include tools that were polished to give a fine cutting edge। तो जो आज के जो हमें टूल्स मिले हैं न्यूलिथिक एज के, वो बिल्कुल पॉलिश्ड हैं, और उनकी अच्छे से आप कह सकते हैं कि उनकी बनावट बहुत अच्छी से बनाई गई है। एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग क्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस। तो ये मोटर से बनाए गए थे ताकि आप कह सकते हैं पुराने ज़माने में पत्थरों से ही आप कह सकते हैं कि जो अनाज है उसको पीसा जाता था, तभी हमें ठीक है खाना बनता था उस समय पे। उसमें मैं आप कह नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ें होती थी। आज तो चक्की है हमारे पास, लेकिन उस टाइम पे मोस्टली हम क्या करते थे, पत्थरों का ही यूज करते थे। चाहे वो जानवरों को मारने के लिए हो, या फिर पेड़ों की कटाई के लिए हो, या फिर आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो अनाज होता था उसको पीसने के लिए हो। तो ये सब चीज़ें किसी होते पत्थर से ही होती थी उस टाइम पे। मोटार्स एंड पिस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। तो आज भी हम यूज करते हैं मोटार्स एंड पिस्टल फॉर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स टुडे। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर at the same time tools of paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते थे उस टाइम पे, बोन्स से भी बनाए जाते थे। ठीक है, भाले वगैरह और जो भी टूल्स थे वो बोन्स से भी, हड्डियों से भी बनाए जाते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड ऑफ स्टोरिंग थिंग्स। तो हम कह सकते हैं अर्थन पोट्स, पोट्स मिले हैं उनको, कुछ आप कह सकते हैं घरों में भी हमें होते हैं ना चीज़ों को रखने के लिए। तो वो वेल डेकोरेटेड थे, मतलब उनके ऊपर कुछ तस्वीरें वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाते थे उस टाइम पे लोग, और कुछ स्टोर करने के लिए आप कह सकते हैं वो बनाए गए थे उस टाइम पे। कोई भी चीज़ हो सकती है। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस वीट। और वो पोट्स किसके लिए यूज करते थे, अपना खाना बनाने के लिए। दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। सो नेक्स्ट इज besides they began weaving cloth using different kind of material, for example cotton, that could now be began। तो वो और काम भी शुरू कर दिया था उन्होंने करना, जैसे कि वीविंग क्लॉथ मतलब कपड़े बनाना या सिलना उन्होंने शुरू कर दिया था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या चीज़ें सभी जगह बदल गई थी और सभी साथ में बदल गई थी? नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousands of years। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई जगह पे लोग आज भी हर्डर्स थे, और आप कह सकते हैं हंटर्स थे, मतलब आज भी जंगली जानवरों को मारते थे और उनके पीछे भागते थे। और कई जगह पे अगर वो फार्मर हर्डर्स बन गए थे, लेकिन वो स्लोली स्लोली बने थे, मतलब इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, कई सालों लग गए थे उनको ये अडॉप्ट करने में। ठीक है, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हजार साल। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। मतलब कई जगह पे तो लोगों ने क्या किया कि आपस में दोनों चीज़ें मिला ली। दैट इज मीन्स हंटिंग गैदरिंग और फार्मिंग। तो एक सीजन हंटिंग गैदरिंग करते थे, मतलब किसी सीजन फार्मिंग करते थे। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप नंबर 2 पेज नंबर 13, अपने बुक का पेज नंबर 13 निकालिए, उसमें पेज नंबर मैप नंबर 2 है, उसमें मेहरगढ़ देखिए आप। दिस साइट इज लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन नियर दी बोलन पास। तो ये फर्टाइल प्लेन है, बिल्कुल आप कहें उपजाऊ जो धरती होती है वहाँ पे है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन टू ईरान, जो कि एक ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट बन गया है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो barley एंड wheat एंड रियर शिप एंड गोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने आप कह सकते हैं कि पशुपालन शुरू किया था, भेड़ बकरियों को रखना शुरू किया था, और वीट वगैरह की आप कह सकते हैं कल्टीवेशन शुरू की थी। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। कई तरह के जानवरों की आपको हड्डियाँ मिलेंगी यहाँ पे। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग, ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। तो आप कह सकते हैं कि शिप और गोट की भी यहाँ पे हड्डियाँ वगैरह मिली थी।
अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। मेहरगढ़ में और क्या क्या मिला जी, हमें जो स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर क्या हुए हाउसेज मिले वहाँ पे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो हर एक घर में क्या है कि 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट मिले, तो हमें इससे पता चलता है कि एक से ज़्यादा है तो कुछ कंपार्टमेंट क्या होंगे, स्टोरेज के लिए काम आए होंगे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब उनका कोई रिश्तेदार, कोई आप कह सकते हैं कि जो पास में जो होते थे वो मरते थे तो उनको रिस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। वो उनकी केयर करते थे, उनको मानते थे, उनकी पूजा करते थे, यही सोच के कि आप कह सकते हैं मृत्यु के बाद भी कोई जिंदगी होती है। Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. तो आप कह सकते हैं, आप इसको अंधविश्वास कहें या फिर उनकी मान्यता कहें कि जो इंसान मरता था उसके साथ वो भेड़ बकरियां जो होती थी उनको भी दफनाते थे, इसीलिए ताकि वो जब अलग दुनिया में जाए तो उसको भोजन का वो काम आ सके, भोजन के रूप में वो काम आ सके। ठीक है जी। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। चैप्टर नंबर 2 था ये एनसीईआरटी का। और ये वीडियो एक और आएगी इसी चैप्टर पे, उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए और जो समरी है और इसमें जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। टिल देन, तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन, तो इस लाइक बटन को दबाइए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द more videos. Thank you so much.